क्लास के चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने से पहले जानते हैं कि सेल होता क्या है, सेल आखिर किसे कहते हैं, सेल को फील करते हैं, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि सेल आखिर होता क्या है। सेल, चलो आज स्टार्ट करते हैं। सेल 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 की डिफिनेशन की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सेल यानी इसको हिंदी में बात की जाए तो सेल को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, फंक्शनल यानी क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार ये कोशिका से ही हमारा बॉडी बनाता है। हमारा बॉडी बेसिकली क्या चीज से बना होता है, कोशिका से बना होता है। बॉडी का हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए तो वो सेल होता है, और बॉडी की बात की जाए कि क्या चीज से बना होता है, तो बॉडी बेसिकली बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बनता है। बॉडी, हमारा जो बॉडी है, ये पूरा बॉडी वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम से मिलके हमारा बॉडी बनता है। हमारा बॉडी क्या चीज बना होता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलके, ऑर्गन सिस्टम जिसमें आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, तो ऐसा वो सारा ऑर्गन जिससे शरीर का पाचन होता है। और स्क्रीटिव सिस्टम जिससे शरीर के निष्कासन की निष्क्रिशन की क्रिया होती है, स्क्रीटिव सिस्टम। और होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है। और मस्कुलर सिस्टम जो भी हमारा मसल है, बेसिकली मसल वो मस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। ऑर्गन सिस्टम होता है बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन के मिलके बनता है। ऑर्गन सिस्टम कैसे से मिलकर बनता है, बहुत सारे ऑर्गन को मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन कैसे से बनता है, ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू को मिलने से बनता है। ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू, जिसे हिंदी में उत्तक कहते हैं, उत्तक के मिलने से बनता है ऑर्गन यानी अंग। कैसे से मिलकर बनता है, टिश्यू से मिलने से बनता है। जो टिश्यू है ना, टिश्यू वो बहुत सारे कोशिका यानी सेल के मिलकर बनता है। बहुत सारे सेल जब मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो आज समझ सकते थे कि सेल कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम सिंपल आँख से तो देख नहीं सकते। इसके लिए चाहिए माइक्रोस्कोप। हम जानेंगे कि इसके डिस्कवरी के बारे में, खोज कैसे इसका डिस्कवरी है उसके बारे में जानेंगे कि इसका कैसे खोज किया गया, कैसे जब पहचाना गया कि हाँ ये दिख तो नहीं रहा लेकिन आखिर कैसे ये सेल है, वो उसके बारे में सारे जानेंगे। पहले सेल को फील करते हैं। ये सेल पहले और मान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें हमारा शरीर का पाचन उचन होता है, वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया। ऑर्गन आ गया तो बेसिकली आ गया इसोफेगस आ गया, लीवर आ गया, लीवर यकृत जिसे हिंदी में कहते हैं, स्टोमक आ गया, पेट, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। स्टोमक की बात की जाए तो ये एक ऑर्गन है। स्टोमक की बात की जाए तो ऑर्गन की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक स्टोमक एक ऑर्गन है। स्टोमक है ना, वो बहुत सारे टिश्यू के मिलकर बनता है। स्टोमक बहुत सारे टिश्यू के साथ मिलने से बनता है, और जो टिश्यू है ना बहुत सारे सेल के मिलने से बनता है। मान लीजिए कि स्टोमक है, तो ये स्टोमक को बनाने के लिए न जाने कितना लाख टिश्यू मिला होगा, और एक टिश्यू को बनाने के लिए न जाने कितना हजार सेल मिला होगा। यानी एक स्टोमक को बनाने के लिए लगभग लाखों सेल मिलता है। लाखों सेल, लाखों सेल मिलने पर एक छोटा सा स्टोमक जो कि 5 टाइप होता है वो बनता है। तो सोचिए सेल कितना छोटा यूनिट होता है।
यानी स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए। जिस प्रकार मान लेते तो हम घर के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए जिस प्रकार एग्जाम्पल में, और हम घर के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए, संरचनात्मक इकाई की बात की जाए, तो उसका घर की संरचनात्मक इकाई ईंट होता है। क्या होता है? ईंट, ब्रिक्स। एक छोटा छोटा ईंट मिला के इतना बड़ा भवन बनता है, उसी प्रकार एक छोटा छोटा कोशिका को बार बार रिपीट करके इतना बड़ा मानव शरीर बनता है। यानी सेल बहुत छोटा है, माइक्रो में होता है, आँख से तो हम देख नहीं सकते, इसके लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में समझिए। स्ट्रक्चर मतलब बनाने वाला, संरचनात्मक, यानी सबसे छोटा इकाई जिससे मिलकर शरीर बना होता है वो सेल है। फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई भी सेल ही है। मतलब जो सबसे छोटा लेवल पर जहाँ काम होता है वो बस बेसिकली सेल के लेवल पर होता है। सेल का लेवल पे ही हमारा जो भी बॉडी का जो एंजाइम बनता है और जो भी प्रोटीन वगैरह निर्माण होता है और बहुत सारे फंक्शन सेल के लेवल पर जाकर ही संपन्न होता है। इसका डिस्कवरी की बात की जाए, आप हो सकता है आपको समझ में सेल के बारे में कि कितना छोटा है, इसके डिटेल्स बारे में समझते हैं। हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब जानते हैं सेल की डिस्कवरी किया हो कैसे हुआ, सेल की डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। सेल की डिस्कवरी की बात की जाए तो पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का, जो माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद संपन्न हुआ। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, सेल की खोज की। इन्होंने क्या किया, जो कॉर्क होता है ना, पहले के जमाने में बोतल आया करता था शीशा के, उसको जो ढक्कन होता था वो लकड़ी का हुआ करता था, लकड़ी का बना हुआ ढक्कन, उसको ऐसे ऐसे टाइप होता था, ऐसे बंद करने के लिए। तो लकड़ी का जो ढक्कन है उसको हम पतला सा स्लाइस काट के, एकदम पतला सा काट के और माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऐसे देखा तो उसको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कुछ संरचना दिखी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कुछ संरचना दिखी। ये माइक्रोस्कोप से देख रहा है तो गड्ढा 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 जैसे मधुमक्खी के छत्ता ना होता है वैसा ही उसको कुछ संरचना दिखी। उस संरचना को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा। तो इस तरह हुई सेल की खोज। यानी रॉबर्ट हुक का श्रेय जाता है। सेल की खोज की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो सबसे पहला सेल को देखने वाला व्यक्ति वो है, वो रॉबर्ट हुक है। लेकिन 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 इन्होंने जो सेल देखा है वो बेसिकली मृत कोशिका थी। मृत मतलब डेड सेल को देखा है, क्योंकि ये कोशिका, ये लकड़ी का जो ढक्कन था, जो कॉर्क था, वो बेसिकली सूखा हुआ था। और जो भी सेल होता है सूखने के बाद सेल मर जाता है। तो इसका जो डिस्कवरी किया था सेल के, वो बेसिकली डेड सेल था। तो सवाल आती है कि सबसे पहला जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की बात की जाए तो उसका नाम आता है लीवेनहोइक का। लीवेनहोइक ने ही सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज की है। वो बड़ा इनोवेटिव इंसान थे। वो मतलब हर एक जगह वो अपना दिमाग ही लगाया करते थे। वो एक लेंस बनाए थे, माइक्रोस्कोप बनाए थे और उसकी मदद से तो बरसात के पानी को देखा करते थे, स्पर्म को देखा करते थे, ना जाने का चीज़ को देख देख के। और बहुत सारे जो पैरासाइट है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया वगैरह है, उसका खोज ये लीवेनहोइक ने कर दिया। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की बात की जाए तो लीवेनहोइक ने किया। सबसे पहले मृत कोशिका की बात की जाए तो रॉबर्ट ने कॉल के पता से स्लाइस लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर जाके झाँक के देखा, वो कुछ दिख रहा है, क्या मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है। तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा जब दिखा उसको सेल कहा गया। तो सेल की ये हो गया हिस्ट्री। हम लोग सेल की डिस्कवरी के बारे में देख चुके हैं कि कैसे सेल की डिस्कवरी है। अब जानते हैं सेल के अंदर आखिरकार क्या होता है। सेल के अंदर आखिर होता क्या है। ये प्लांट सेल है, गोल होती है। जनरली जो प्लांट के टिपिकल सेल होती है वो राउंड होती है, गोल होती है। सॉरी, प्लांट एनिमल सेल है जो राउंड होती है, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप की होती है। जो एनिमल सेल है वो जनरली क्या होती है, गोल होती है। हमने सेल के देखा, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। हमने सेल जब देखा उसके ऊपर कुछ संरचना थी। जो सेल है वो सेल एक चीज के अंदर बंद था,
एक डब्बे की जैसा संरचना के अंदर बंद था। वो डब्बे के जो ऊपर वाला कवर है उसको कहा गया सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, यानी जानवर के अंदर जो कोशिका है, ह्यूमन के अंदर कोशिका है, उसके जो सबसे बाहरी कवर है, मान लीजिए वो गोल सा डब्बा जैसा सेल है, ऐसे जो बाहरी सबसे कवर है जो जिसको बंद करके रखे हुआ है, वो सबसे बाहरी कवर को क्या कहा गया? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसके बाहरी कवर को क्या कहा गया? सेल मेम्ब्रेन और या कोशिका झिल्ली। सेल के बाहरी मेम्ब्रेन को फाड़ के देखें, इतना छोटा कैसे चलेगा, लेकिन आप फिर भी देखें अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से, तो इसके अंदर भी बहुत सारे संरचना देखने को मिली। ये सेल है, ये सेल है, ये एनिमल सेल है, ये 2D में है, 3D में मतलब ऐसे राउंड होता है, ये राउंड इमेजिन करो, ये राउंड एनिमल सेल है, उसके ऊपर ऐसे खोल के देखिए तो इसके अंदर कुछ कुछ संरचना ऑर्गेन देखने को मिला, ऑर्गेनल देखने को मिला। सेल के अंदर भी ऑर्गेनल देखने को मिला, इतना छोटा सेल है उसके अंदर भी ऑर्गेन, बेसिकली सेल फैक्ट्री टाइप के है। अब फैक्ट्री के अंदर निर्माण करने के लिए बहुत सारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह सेल के अंदर भी एंजाइम प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेन की जरूरत पड़ती है। उस ऑर्गेन को सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेल है, सेल के अंदर भी एक छोटा सा कमरा देखने को मिला, छोटा सा, ये बड़ा सा गोल सेल है, बड़ा सा मतलब कि इमेजिन करके बताते हैं, बड़ा सा सेल है, उसके अंदर भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिला, उसको केंद्रक कहा गया, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर मतलब कमरा के अंदर भी कमरा है, उसको क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। न्यूक्लियस को बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सारा कंट्रोलवा है ना सेल के, वो न्यूक्लियस से ही होता है। का काम होगा, का ना होगा, का कैसे होगा, सारा सेल के जो कंट्रोल है वो न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस कैसे करता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है एक बहुत ही खास चीज जिसे हम क्रोमोसोम या फिर डीएनए कहते हैं। डीएनए जो आदमी कैसा दिखेगा, कैसा शेप होगा, कैसा आकार होगा, कैसा उसका कलर होगा, वो सारा डिसाइड करता है। आदमी कितना हाइट तक बढ़ेगा, क्या उसका बॉडी फंक्शन होगा, सारा जो कंट्रोल करने की शक्ति होती है न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर। ये न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर बहुत छोटा छोटा ऑर्गन भी पाया गया, जैसे कि लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? ये पाचन के काम करता है। सेल के अंदर भी पाचन, हाँ, सेल के अंदर भी जो वेस्टेज होते हैं उसका एक्सक्रीशन और उसका पाचन होता है। मतलब ये बैक्टीरिया यूनिट की तरह है, इसके अंदर भी बहुत सारा एंजाइम का निर्माण होता है, इसके भी बहुत सारे जरूरतें होते हैं, और इसके अंदर से एक्सक्रीशन होता है, मतलब जो भी वेस्टेज है वो भी सेल के अंदर से बाहर जाता है, न्यूट्रिएंट्स अंदर आता है। ये क्या है? लाइसोसोम। और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल हमें सेल के अंदर देखने पड़े, उसका एक और नाम आता है, क्या आता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। ईआर भी दो तरह की होता है, एक होता है स्मूथ होता है मतलब चिकना सा, एक होता है रफ, रफ होता है मतलब पूरा सा। तो ये क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदुरा सा झिल्ली, ऐसे समझ सकते हो। ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर जो पाया जाता है उसे कहते हैं राइबोसोम। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे राइबोसोम कहते हैं। यानी राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से ये रफ होता है। राइबोसोम का काम क्या है? ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक होता है। एक मिनट, ये क्या है समझते हैं आगे।
तो इमेजिन करो ये सेल है, सेल के अंदर भी झिल्ली झिल्ली जैसा रचना है उसे RER या SER कहा जाता है। सेल के अंदर भी एक छोटा सा सेल है, एक छोटा सा न्यूक्लियस संरचना है, जैसे क्या कहा गया न्यूक्लियस कहा गया। यहाँ पर एक पाउंड जैसा एक संरचना है, जैसे क्या कहा गया लाइसोसोम कहा गया। इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर की नाम की जाए, बात की जाए तो एक होता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी सेल, न्यूक्लियस, RER, SER, ये गोल्गी बॉडी बेसिकली डिश जैसा रचना होता है, झिल्ली कैसे से चपटा चपटा करके रचना होता है। 3D में मीनिंग करते हैं ऐसा, ये कैसा, ये कैसा, ये ऐसा। गोल्गी बॉडी इसका काम बेसिकली पैकेजिंग होता है। जो भी ये प्रोटीन बनाता है ना, ये राइबोसोम, वो प्रोटीन को पैक ये करता है, उसे मॉडिफिकेशन वगैरह करना हो तो ये करता है, ये काम धाम करने वाला है। और एक और रचना होती है, उसे क्या कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जो भी एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस है वही ये कवर करता है। सेल को एनर्जी चाहिए, कहाँ ना चाहिए, तो एनर्जी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। इसीलिए इसको एनर्जी हाउस भी कहते हैं। ये एटीपी के सिंथेसिस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। यानी सेल के जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, उसकी पूर्ति कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए इसको एनर्जी हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये सारे सेल की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट को पूर्ति ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये एक बड़ा सा सेल हो गया। सेल कौन बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, इतना छोटा कि हम आँख से देख भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसको इमेजिंग करने की, इसको पढ़ने की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जूम करके देख रहे हैं कि हाँ ये इतना बड़ा होता है। ये एक सेल हो गया। सेल के अंदर एक छोटा सा केंद्र जैसे रचना होती है, क्या क्या है, न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम के अलावा एक और रचना होती है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इलेबोरेट करके पढ़ते हैं कि क्या अंदर क्या क्या ऑर्गेनल होता है। ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन है। ये ऐसे है, ये बॉल जैसा है। बॉल ड्रॉ करना संभव नहीं है, इसीलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं 2D में। ये बॉल जैसा है, गोल सा सेल है। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहरी परत है, बॉल होता है ना, फुटबॉल, फुटबॉल का जो बाहरी लेयर होता है, उसी तरह सेल का भी जो बाहरी लेयर है उसको क्या कहते हैं, बाहरी लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ा ही है। ये सेल है, सेल के अंदर का जो बाहरी लेयर है उसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, इसका नाम है, ये जो मेम्ब्रेन, जो झिल्ली है ना, उसका नाम रख दिया गया है सेल। तो अंग्रेजी में रख दिया गया सेल मेम्ब्रेन है, हिंदी में बाकी जो तो कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर क्या होता है, एक और गोल राउंड रचना होती है। राउंड बेसिकली राउंड होती है, लेकिन पोरस होती है, मतलब इनमें छोटा छोटा छेद भी होता है। यानी एक और छिद्रनुमा राउंड गोल छोटा सा रचना सेल के अंदर होती है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। मतलब ये रचना को नाम रख दिया गया न्यूक्लियस, इसका नाम बेसिकली न्यूक्लियस रख दिया गया है। जैसे मेरा नाम फैजिन लगा ना, उसी तरह इसका नाम न्यूक्लियस रख दिया गया है। न्यूक्लियस ही क्यों लिखा, ये है क्या है, ये पोरस स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, छिद्र होता है, पोर होता है। जैसे इंग्लिश में पोर कहते हैं, हिंदी में बात की जाए तो क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। ये छिद्रनुमा रचना होती है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये वैसा गोल होता है, ये मान लो कैसे गोल है, तो बीच में छिद्र है, इसको 2D में समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। ये गोल एक संरचना होती है जिसमें बहुत सारे छोटा 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 छिद्र होता है। इसका इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, या फिर DNA भी कह सकते हैं। एक टेक्निकल टर्म होता है, इससे थोड़ा डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम या फिर DNA। इसके अंदर क्या होता है, DNA होता है।
इसके अंदर क्रोमोजोम और डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके कवर डीएनए के ऊपर कवर हो जाता है तो क्रोमोजोम बनता है, ठीक है। उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसका समझते हैं। ये क्या होता है डीएनए, डीएनए कैसा होता है, धागे जैसा होता है, धागे जैसे संरचना, जैसे पतला सा सूत होता है ना, धागा होता है ना, उसी तरह क्या होता है डीएनए होता है। और इसी के अंदर एक गोल सॉलिड रचना होती है, उसको क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये गोल रचना जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा और रचना होता है, उसे क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। समझो, सेल, वो माइक्रोस्कोप में सेल यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका, वो भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इतना छोटा कि उसको देख भी नहीं सकते हैं। और उसके अंदर भी एक संरचना जिसे क्या कहा गया न्यूक्लियस कहा गया, उसके अंदर भी एक ऑर्गेन, उसे क्या कहा गया न्यूक्लियस कहा गया, सॉरी न्यूक्लियस कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक ऑर्गेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को बस बेसिकली हिंदी में भी न्यूक्लियोलस ही कहते हैं, बस इसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को इंग्लिश में कहा या हिंदी में कहा, आमतौर पर न्यूक्लियोलस ही कहा जाता है, नाम से पीछे ज्यादा पढ़ते नहीं है। जिस तरह ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, उसी तरह इसका नाम एक गोल सॉलिड संरचना होती है, उसका नाम क्या गया न्यूक्लियस का। इसे काम क्या होता है आगे हम समझेंगे, टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। और ये न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस क्रोमोजोम, इसको हिंदी में भी जैसे क्रोमोजोम ही एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में क्रोमोजोम होती है, कई बुक में हिंदी में क्रोमोजोम ही कहा गया है। और ये जो सेल होती है, ये सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जिसके बारे में पढ़े हैं। एक तो ऑर्गन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसको हिंदी में भी बुक में माइटोकॉन्ड्रिया यूज किया गया, नाम इसका माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन उसी तरह इसका नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया नाम है। इसके अंदर भी मैट्रिक्स होती है, मतलब कि एक फ्लूइड भरा होता है, पानी जैसा पदार्थ इसके अंदर भरा होता है, वाटर जैसा फ्लूइड तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसके पास दो झिल्ली होती है, दो झिल्ली से घिरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और भी बारे में पढ़े, क्या पढ़े लाइसोसोम पढ़े, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और भी क्या पढ़े हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़े हैं, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बात की जाए तो आमतौर पर इसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही कहा जाता है। और भी क्या, और भी कौन सा ऑर्गन के बारे में पढ़े हैं आलियार रॉक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े, झिल्ली जैसा ऐसी रचना होती है, झिल्ली होती है बेसिकली। ये क्या होती है झिल्ली होती है, जो कि न्यूक्लियस से अटैच होती है आमतौर पर। और ये क्या है एराउंड से संरचना, उसको क्या कहते हैं सेल कहते हैं। सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, भी ऐसे गोल जैसा रचना होता है, दूसरा क्या होता है लाइसोसोम, क्या होता है दूसरा लाइसोसोम, दूसरा क्या होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है आरईआर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है दूसरा क्या होता है एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम के जनरली अर्थ निकाला जाता है एकदम जाल जैसा रचना संरचना। और दूसरा और क्या होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको थ्री डी में इमेजिंग करे तो ये ऐसे बाहर आएगा डिस्क की तरह, ये डिस्क की तरह बाहर आएगा, ये डिस्क की तरह बाहर आएगा, और ये देखो ये ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, ऐसे वैसे थ्री डी में इमेजिंग करने की कोशिश करो। ये न्यूक्लियस ये गोल सा संरचना है, बहुत सारा छेद है, मतलब मान लो कि फुटबॉल के अंदर बहुत सारा गोल 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 छोटा छोटा छेद कर दो, वैसे संरचना है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ये एक ऐसा पाँव जैसा संरचना है, उसके अंदर उसके अंदर भी एक संरचना है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भरा होता है। इसके बाद की जाती है ऐसे गोल जैसा ऐसे संरचना है जो कि सेल के अंदर बनेगा, ऐसे संरचना है, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड भरा होता है जो कि डाइजेशन में काम करता है, सेल के अंदर डाइजेशन में काम करता है। और ये ऐसे डिस्क की तरह चपटा संरचना है, ये एक दूसरे से कुछ कनेक्टेड होगा, कुछ कनेक्टेड नहीं।
ये संरचना है, बहुत सारे डिस्क एक साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहा गया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहा गया, इसका नाम है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सारा चीज है ना, ये सारा चीज एक फ्लूइड के अंदर होता है। फ्लूइड मतलब कि तरल पदार्थ के अंदर होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सॉरी, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या मतलब ये सारा है ना फ्लूइड के अंदर होता है, एक तरल पदार्थ के अंदर, एक पानी जैसे पदार्थ के अंदर ये सारा कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस न्यूक्लियस की गोल संरचना है, इसके अंदर भी बहुत सारा तरल पदार्थ भरा, तरल मतलब फ्लूइड जैसा, जेली जैसा समझ सकते हो। उसको क्या कहते हैं? इससे ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, ये न्यूक्लियस है, ये बॉल जैसा संरचना है। बॉल के अंदर, फुटबॉल के अंदर क्या होता है? हवा भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या रहता है? बेसिकली पानी जैसा संरचना भरा रहता है। पानी में बहुत सारे मिनरल वगैरह रहते हैं, तरल पदार्थ रहते हैं। एक पानी जैसा द्रवनुमा द्रवनुमा पदार्थ रहता है, उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। बेसिकली समझ सकते हैं, पानी के अंदर बहुत सारा चीज मिक्स है। पानी के अंदर घोल जैसा बना हुआ है ये साइटोप्लाज्म में, ये बहुत सारे, ये ऐसे देखो, ये इमेजिन करो, ये गोल ऐसा संरचना है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके ये जो भी ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, जो खाली खाली स्थान है वो में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। समझो, ये गोल, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल के बीच में जो खाली जगह है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। मतलब इसके अंदर क्या है? इसको जो तरल पदार्थ होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नाम रख दिया गया, फ्लूइड जैसा संरचना, उसका नाम साइटोप्लाज्म रख दिया गया। इसको क्या नाम क्या रख दिया गया? न्यूक्लियोप्लाज्म रख दिया गया है। और यही प्लांट सेल की बात की जाए तो एक और संरचना आती है, बात करेंगे। और भी इसके अंदर कुछ कुछ संरचना होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है, वैक्यूम, बहुत सारे संरचना होते हैं। राइबोसोम के ऊपर राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। कैसे सिंथेसिस करता है इसके बारे में भी जानेंगे। ये क्या है? इसके अंदर पूरा क्या भरा है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ। जो भी खाली स्पेस है उसमें क्या भरा हुआ? फ्लूइड जैसा, पानी जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ, जिसे क्या कहते हैं? जिसका नाम रख दिया गया, क्या नाम रख दिया गया? साइटोप्लाज्म रख दिया गया। इसका अंदर क्या, इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूक्लियोप्लाज्म रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है? न्यूक्लियोप्लाज्म रखा गया है। ये जो चीज है, इससे कुछ पदार्थ यहाँ से इधर आते हैं, इधर से इधर जाते हैं, RNA वगैरह इससे बाहर आते हैं, फिर बाहर से अंदर भी कुछ केस में जाते हैं। तो याद हो गया? सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक छोटा सा गोल संरचना जिसे बहुत और छोटा सा छिद्र है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा संरचना है न्यूक्लियस। ये बेसिकली इसके अंदर पानी नहीं भरा होता है। ये जो न्यूक्लियोलस है वो बेसिकली सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब उसके अंदर पानी में कुछ नहीं है। लेकिन ये इसके अंदर पानी जैसा संरचना भरा होता है, द्रवनुमा पदार्थ भरा होता है, जिसको क्या कहा गया? साइटोप्लाज्म कहा गया। इसके अंदर भी द्रवनुमा पदार्थ भरा होता है, कि इसको जिसका नाम क्या रखा गया है? न्यूक्लियोप्लाज्म रखा गया है। अब एक एक ऑर्गन के बारे में जानेंगे, एक एक ऑर्गन के बारे में समझेंगे। उससे पहले ये हम बेसिकली एनिमल सेल के एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाए कि ये एनिमल सेल, जो ये सेल के बारे में पढ़े हैं उसको क्या है? एनिमल सेल है मतलब जानवर, जीव के कोशिका, जो भी जानवर से जो जानवर है नहीं वाला उसका कोशिका के बारे में हम पढ़े। सेल मतलब कोशिका, संरचना आपने कहा। ये इतना बड़ा फोटो समझिए ना, समझिए कि इतना बड़ा होता है, ये इतना छोटा होता है कि आँख से भी देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन एक ऐसा भी सेल है जो कि बहुत बड़ा भी होता है। हाँ, एक ऐसा भी सेल है जो कि उसको वहीं से आँख से आसानी से देख सकते हैं, और इसे उठाना पड़ेगा। समझेंगे उसके बारे में, पर ये जरूरत है। बेसिकली सेल जो हमारे शरीर का सेल होता है वो आँख से देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना? इतना तक जानते हैं, आगे समझेंगे वो कौन सा सेल है।
हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है वो एनिमल सेल था, एनिमल सेल। प्लांट सेल की बात की जाए तो थोड़ा सा एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट मतलब मजबूत होता है, एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट सेल की बात की जाए तो उसका जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा मतलब 2D में है, ये इमेजिंग करो, ये ऐसा, ये ऐसा, ऊपर से बक्सा, नीचे से बक्सा, षटकोण जैसा देखे हो, षटकोण ना, षटकोण वहाँ वैसा ही होता है कुछ कुछ। हेक्सागोनल उतना और भी बहुत सारा कोण निकला है, वही हेक्सागोनल आमतौर पर टिपिकल हेक्सागोनल होता है। तो इसका सबसे बाहरी लेयर है एनिमल सेल में, याद करो सबसे बाहरी जो कवर था, सबसे बाहरी वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली था। एक एनिमल को जब चीर को ऐसे देखे, मतलब एनिमल को ऐसे देखे और जो परत निकाले, एनिमल सेल को ऐसे चीर के देखे तो जो बाहरी परत निकला उसको क्या कहा गया, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा गया। लेकिन प्लांट के केस में थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट का जो बाहरी कवर होता है उसको सेल वाल कहा जाता है। जो पौधा का जो सेल के जो बाहरी कवर होता है उसको क्या कहा गया, सेल वाल कहा गया। इसका नाम क्या रखा गया, सेल वाल। जिस तरह उसका नाम सेल मेम्ब्रेन था, इसका नाम सेल वाल रखा गया। सेल मेम्ब्रेन थोड़ा लचीला होता है, मेम्ब्रेन है, झिल्ली है तो लचीला होगा, लेकिन ये कठोर होता है। ये जो सेल वाल है वो क्या होता है, कठोर होता है। ये सबसे बाहरी कवर क्या हुआ, सेल। प्लांट की बात की जा रही है, क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट यानी पौधे की कोशिका है। पौधे की कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहा है, सेल वाल कहा गया। उसके अंदर होता है, सेल वाल के जो अंदर वाला परत है, सेल वाल के अंदर भी एक परत होता है, उसका नाम सेल मेम्ब्रेन है। उसको कहा गया, क्या कहा गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यानी प्लांट में, प्लांट की बात की जाए, पौधे की बात की जाए तो सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा गया, सेल वाल कहा गया। उसके अंदर जो वही ये जो उसके अंदर वाला जो मेम्ब्रेन उसको क्या कहा गया, सेल मेम्ब्रेन कहा गया। वो वैसा ही मेम्ब्रेन जो एनिमल में पढ़े थे ना, सेल मेम्ब्रेन, वही सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी होता है, प्लांट में होता है, लेकिन सबसे बाहर न होकर थोड़ा सा अंदर होता है। तो इसके बाहर एक और लेयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्लांट को चाहिए स्ट्रेंथ, चाहिए मजबूती, चाहिए ताकि खड़ा हो सके। और वो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, सेल वाल प्रोवाइड करता है। ये स्पेशली सेल्यूलोज पर बना होता है, सेल्यूलोज। ये क्या होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। ये आमतौर पर समझ लो कि मैटेरियल होता है, पदार्थ होता है जिससे मिलकर सेल वाल बना होता है। और इसके अंदर बात की जाए तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, वही पोरस न्यूक्लियस, इसके बारे में पढ़े थे, एनिमल में पढ़े थे। प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। और क्या कहते हैं, राइबोसोम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी होता है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एक स्मूथ होता है। वो दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट में भी पाया जाता है। जिस प्रकार एनिमल सेल के अंदर होता है उसी प्रकार इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसीलिए मैंने बताया वो इसके अंदर भी पाया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर होता है। इसके अंदर सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कौन सा होता है, एक रफ होता है, स्मूथ होता है। इसको स्मूथ है, इसको रफ क्यों कहा गया है, क्योंकि एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। एक रफ होता है इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक राइबोसोम पाया जाता है, एक नहीं बहुत सारा। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, ये बेसिकली दाने जैसा पूरा मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको राइबोसोम नाम दिया गया। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और क्या करता है, और ये इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह, इंक्लूजन बॉडी। एक मिनट
इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसे वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल मतलब एक बड़ा सा थैला जिसके अंदर भरा होता है बहुत सारा फ्लूइड, इसे कहते हैं वैक्यूल। लेकिन वैक्यूल के कारण बेसिकली ये वैक्यूल के कारण इसका न्यूक्लियस होता है ना थोड़ा कोना में होता है, साइड में होता है। इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका नाम रखा गया क्लोरोप्लास्ट। मतलब प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाई जाती है वो एक हो गया सेल वाल हो गया, और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्या हो गया वैक्यूल हो गया, एक बड़ा सा वैक्यूल जो 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब कि मान लो कि इतना सारा सेल है तो इतना जगह में वैक्यूल आ जाएगा, और छोटा जगह में न्यूक्लियस एडजस्ट कर कैसे सुंदर बैठे रहेगा। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है।